नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के एक स्पेशल सीरीज़ में है, जहां पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लगातार जो भारतीय संविधान के स्टेप वाइज जो विकास का क्रम रहा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा, इसमें एक एक करके सारे के सारे वीडियो हम लाएंगे, जिसमें अभी हम देखने जा रहे हैं ख़ास तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान के विकास का हम एक महत्वपूर्ण चरण जिसे हम कहते हैं भारत का संवैधानिक विकास 1793 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम जिसे हम चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देखिए, चार्टर एक्ट की जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, संवैधानिक विकास में अगर हम देखें तो कुल 4 चार्टर एक्ट आए। अब बहरहाल किसी भी जो संवैधानिक विकास का जो कोई भी चरण होता था, उसके पीछे जो नियम बनाए जाते थे, उसके पीछे वाजिब कारण हुआ करते थे। बिना पुख्ता आधार के कोई भी नियम नहीं बनता था। तो 2 चीज़ें हैं, या तो हम स्टेप वाइज एक एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट है उसके नियम रटें, या हम उसकी पृष्ठभूमि समझ लें, तो हमें अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा, जाहिर सी बात है, कि इस संवैधानिक विकास में कौन से सुधार हुए होंगे या किसकी आवश्यकता थी, क्या नियम बनने की आवश्यकता थी। ठीक है। तो जब हम 1793 के आसपास का अपने देश का कंडीशन देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि भारत में जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एम्पायर एक्सपेंशन हो रहा था, इनका जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, ये 1793 का जो समय है, इसमें अगर हम देखें तो आंग्ल मराठा वार अपने परवान पे था, जोरों पे था। वहीं हम देखें तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो अपने जोरों पे था, लगभग कहना चाहिए लगभग अंतिम चरण, आधे से ज़्यादा बीत चुका था। ठीक है। और मैसूर पे फतह होने वाली थी, जो कि 1799 में हुई, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो इससे हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल एक तरफा युद्ध में संलग्न हो जाने के कारण उनका जो लाभ कमाने का जो उद्देश्य था, वो लगभग थोड़ा कम सा होता गया। इसका सीधा सा फर्क पड़ा कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लंदन में। वहां से ये सुनिश्चित किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लगातार, ठीक है, उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, भारत पे साम्राज्य विस्तार, एक कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है, ये उद्देश्य बहुत अच्छा है, ब्रिटेन ने कभी इसको गलत नहीं कहा। लेकिन इनकी जो कार्यविधि थी, यहाँ 2 चीज़ें थी। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार घटते मुनाफे के कारण वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीनना चाहते थे। पहली चीज़ क्या था? देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1793 का जो समय था, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लगातार युद्ध में लगी हुई थी। इस कारण से जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीनना चाहती थी। पर सवाल उठता है क्यों? कारण मैं आपको बता चुका हूं। कारण यह था कि यह कंपनी जो व्यापार करने आई थी, युद्ध में संलग्न हो गई। लगभग अपन समझते हैं कि 75% के आसपास इंडिया ये जीत चुके थे इस समय तक, और इसके बाद लगातार जो होने वाली संधियां थी उससे और भी ज़्यादा। खैर, वो जो विजय अभियान है वो तो हम बाद में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एक बार में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार ले नहीं सकती थी। तो इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या नियम बनाया कि हर आने वाले 20 वर्षों पर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के संबंध में
पुनः निर्णय लेंगे आगे जारी रखना है कि नहीं रखना है, और अगर जारी रखना है तो आगे 20 वर्षों के लिए फिर उसको बढ़ाया जाएगा। और हर बार इनके जैसे जैसे इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, इनके व्यापारिक एकाधिकार धीरे धीरे करके कम कर दिए जाएंगे। इनकी व्यापारिक शक्तियां धीरे धीरे कम करती चली जानी हैं। किनके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भाई साहब 1793 से लेकर 1853 तक, कब तक? 1793 से लेकर 1853 तक कुल 4 चार्टर एक्ट आए। कितने चार्टर एक्ट आए? 4 चार्टर एक्ट, जिसमें 1793 का, 1813 का, 1833 का और फिर 1853 का। हर बार 20-20 वर्षों के लिए इनके व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ाती चली गई। एक क्षमा चाहूंगा, इनके व्यापार के समय को 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाती चली गई और इनके व्यापारिक एकाधिकार धीरे धीरे कम होते चले गए। 1853 में देखा जाए तो स्थिति ये बन चुकी थी कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूपेण 100%, 100%, 100% ब्रिटिश गवर्नमेंट छीन सकती है। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर उसके व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक शक्तियां छीन सकती है। तो और ठीक उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके व्यापारिक शक्तियां शून्य करने का, उससे व्यापारिक एकाधिकार छीन लेने का एक वाजिब कारण भी मिल गया। बहरहाल हमें तो चर्चा करनी है। अभी 1793 पे हम चार्टर एक्ट पे अभी फजूल ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यक तो है। तो जितनी चर्चाएं हो जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि आपके दिमाग में बातें घुसती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अभी बिना समय गंवाए 1793 का हम चार्टर एक्ट, क्या कहेंगे इसे? चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें क्या क्या सिफारिशें की गई? देखिए, इसकी जो सबसे पहली सिफारिश थी, ठीक है, वो था कि अच्छा, आपको बताया गया था 1784 में क्या हुआ था कि 1784 में नहीं, क्षमा चाहूंगा, 1786 का जो एक्ट आया था, 1786 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया। उसी बात को दोहराते हुए थोड़ा और विस्तार किया गया। यहां क्या विस्तार किया गया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो अपनी कार्यकारी परिषद के विरुद्ध अगर सही समझे तो निर्णय ले सकता है। किसी मसले पर अगर मान लीजिए उसकी कार्यकारी परिषद उसके विरुद्ध मतदान कर रही है और बहुमत उनका बन रहा है, तो बहुमत के खिलाफ चाहे तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल अपना निर्णय रख सकता था। क्षमा चाहूंगा, ठीक यही अधिकार प्रांतों के गवर्नरों को भी दे दिया गया। जो छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज थी, वहां जो गवर्नर थे, ठीक यही अधिकार उन्हें भी प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि गवर्नर जनरल के साथ प्रांतों के गवर्नरों को कार्यकारी परिषद के मत के खिलाफ, मत के या बहुमत लिखो, बहुमत के खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार। देखिए, गवर्नर जनरल के साथ प्रांतों के गवर्नरों को कार्यकारी परिषद के बहुमत के खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार। और बहुमत, मान लीजिए किसी मसले में मामला अटक गया, कार्यकारी परिषद ने, प्रांतों के गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों ने और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद ने मान लीजिए किसी मसले पर उनके खिलाफ बहुमत रख दिया
और गवर्नर जनरल ये जानते हैं कि ये जो निर्णय है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी दशा में जो गवर्नर जनरल है वो अपने कार्यकारी परिषद के निर्णय के विरुद्ध जाकर के कार्य कर सकता था। ये अधिकार दिया गया भाई साहब। ठीक है, देखिए अब दूसरा नियम कौन सा लाया गया। यहां जो दूसरा नियम लाया गया वो ये था कि जो आपका गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी परिषद में से ही किसी को उप प्रधान चुनेगा जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक के पद पर गवर्नर जनरल की भूमिका निभाएगा। बात को समझिएगा, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद में से ही वो कार्यकारी परिषद जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई थी, जो 4 सदस्यीय थी, जिसका एक सदस्य 1784 में घटा दिया गया था, उसी कार्यकारी परिषद में से गवर्नर जनरल अब किसी एक को उप प्रधान चुन सकता था, वाइस प्रेसिडेंट चुन सकता था। वो क्या करता, उसका दायित्व यह था कि गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी भूमिका निभाएगा, कार्यवाहक पद पर उसकी भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं हम। गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी परिषद में से किसी एक योग्य सदस्य को उप प्रमुख चुनेगा, जो गवर्नर जनरल, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, की अनुपस्थिति में की उपस्थिति में कार्यवाहक गवर्नर जनरल की भूमिका निभाएगा। ठीक है भाई साहब, देखिए गवर्नर जनरल अपने कार्यकारी परिषद में से किसी एक योग्य सदस्य को उप प्रमुख चुनेगा जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक गवर्नर जनरल की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज जो तीसरी और अंतिम चीज जो आपको इस संवैधानिक विकास क्रम में जानना है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया, किस लिए बनाया गया था। देखिए, नियंत्रक मंडल बनाया गया था 1784 में, 1784 के एक्ट में, पीट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। भारत में कार्यरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों को निभाने के लिए और उसके संबंध में नियम बनाने के लिए। तो उसके जो सदस्य थे, यहाँ पर एक समस्या ये हो गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो कर दी गई थी, लेकिन इस बात की व्याख्या नहीं की गई थी कि उसके सदस्यों को सैलरी अभी कहाँ से दी जाएगी। ठीक है, तो 1793 में जो एक्ट आया, आपका चार्टर एक्ट आया, पहला चार्टर एक्ट जो आया, तो इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को तनख्वाह को वेतन भारतीय राजस्व में से ही प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या निश्चित किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व में से ही दिए जाएंगे।
अब भाई साहब देखिए, ये तो हो गया सीधी सी बात। अब आपको बता दें यहाँ से क्या हुआ कि फिर 20 वर्ष बाद ये कहा गया कि अब 20 वर्ष बाद पुनः ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाना है या नहीं। ठीक है, इसके लिए अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? अब 1813 में आएगा, 1813 में आएगा, जिसमें हम उस समय के प्रावधानों के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस चार्टर एक्ट के साथ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। साथियों, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, कह रहा हूं। और तब तक के लिए जय हिंद।